जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। 27 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा और बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये तमाम चीजें हम विस्तृत तौर पर हमेशा की तरह आज के इस क्लास में आपको बतलाने वाले हैं। तो पूरे क्लास को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अच्छा, जो लोग पहली बार यहाँ पर हमसे जुड़े हैं, आपको बता दूं ये सीरीज जो है ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए सेशन की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। उससे पहले दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि 20 जून 2025 को जारी शिक्षा मंत्रालय की 2023-24 को लेकर जो प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स या फिर जो पीजीआई इंडेक्स है, इसमें बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई या फिर किस श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था। जो सेकेंड लास्ट श्रेणी है आकांक्षी 2, यहां पर बिहार को रखा गया है। जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी उसमें हमने ये चार्ट भी आपको दिखलाया था। प्रथम यहां पर अगर हम 4 श्रेणी की बात करें, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम, इन 4 श्रेणी, जो प्रथम 4 श्रेणी है, इसमें कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। टॉप पर जो रहा ये चंडीगढ़ रहा, जो कि आपको ध्यान रखना 5वीं श्रेणी में है और ये श्रेणी का नाम है प्रतिष्ठा 1। हालांकि प्रतिष्ठा 2 में कोई भी शामिल नहीं है। उसी प्रकार से प्रतिष्ठा 3, आकांक्षी 1, और बात करें यहाँ पर आकांक्षी 2 की, तो इसको लेकर हमने आपको बताया था कि बिहार इसमें शामिल है। अब यहाँ पर सूची में देख सकते हैं बिहार की स्थिति को ये इंगित कर रहा है। अच्छा, आकांक्षी 3 जो नवीनतम कैटेगरी है इसकी, इसमें अंतिम स्थान पर मेघालय रहा है। ये चीजें जानकारी स्वरूप आपको पढ़ना ही है, लेकिन आपको बता दूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये प्रबल संभावना है। चलिए चलते हैं आज के इस क्लास के पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले यहां पर आपको बता दूं करंट अफेयर्स के हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स आदि हैं, आप इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अभी आज और कल आप सभी के लिए इसमें एक शानदार ऑफर है। एक्चुअली इसकी जो रेगुलर फी है वो 365 रुपये पर ईयर है। हालांकि इसमें पिछला जो मटेरियल होता है जो आपका छूट चुका है वो तो आपको मिलेगा ही, जिस तिथि से आप ज्वाइन करते हैं। सपोज कीजिए आज आपने ज्वाइन किया तो अगले 365 दिन तक यानी कि साल भर मटेरियल आपको इसमें मिलेगा। ये सारी सुविधा का लाभ आप ले पाएंगे। इसमें अभी ऑफर ये है कि 15% तो पहले से इसमें डिस्काउंट चल रहे थे, इसमें 15% एडिशनल डिस्काउंट है आज और कल के लिए। तो एक साल के लिए तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 250 के आसपास में आप ये तमाम चीजें प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे अपकमिंग भी है। बिहार स्पेशल का जो अर्धवार्षिकी पीडीएफ आने वाला है, जो कि जून जैसे ही एंड होता है वो आपको मिलेगा, तो आप इसी कोर्स के माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये शानदार ऑफर है, 30% का एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है 24 जून 2025 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा की गई है या फिर कौन सी घोषणा की है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, विकल्पों में जो हमें दिख रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की शुरुआत को लेकर घोषणा हुई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को 1500 तक बढ़ाया गया। अच्छा, ये वाला सत्य है, ये असत्य है, 1500 नहीं बल्कि 1100 किया गया है। पिछले क्लास में इसको लेकर जानकारी हमने दिया था। साथ ही राज्य में दीदी की रसोई योजना को अब बंद कर दिया गया, तो ये भी कथन यहाँ पर गलत है। हालांकि दीदी की रसोई को लेकर एक इसमें घोषणा हुई है, अभी वो आपको हम बतलाएंगे। फिर अगला यहाँ पर है एटीएम पर वैट जो दर है वो 10% बढ़ाया गया। तो ये सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे, ये भी गलत है। एक्चुअली इसमें जो प्रश्न में जो राइट आंसर था ये था विकल्प नंबर ए। आइए इसको लेकर चीजों को हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अपने आप में सभी एक प्रश्न का रूप ले सकता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी 24 जून 2025 को ये बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, जहां पर खास करके नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। 46 एजेंडों पर मोहर लगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजें यहां पर आपके बीच हमने रखा है। पहला पॉइंट देखिए कि राज्य के सभी पंचायतों में विवाह भवनों की निर्माण होगा, यानी विवाह भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए यहां पर आपको ध्यान रखना है 4026.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये तो खबरों में है। दूसरा, अभी हमने चर्चा किया दीदी की रसोई को लेकर। दरअसल अब यहां पर आपको ध्यान रखना है दीदी की रसोई में अब 40 रुपए की जगह 20 रुपए में भोजन मिलेगा, यानी शेष राशि का जो वहन है, जो खर्च है, वो राज्य सरकार उठाएगी। जीविका समूहों को अब 3 लाख की बजाय 10 लाख तक का बैंक लोन मिलेगा, जिसका ब्याज जो है वो राज्य सरकार देगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ समय अभी हाल ही में मतलब थोड़े दिन पहले हमने जानकारी दिया था कि यहां पर बिहार कैबिनेट में एक और मतलब मंजूरी दिया गया था जीविका बैंक के गठन को लेकर।
ये चीजें हमने बतलाया था। साथ ही ये भी चर्चा किया था कि जीविका की स्थापना कब हुई थी, तो 2006-7 में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये अस्तित्व में आया था। अगला यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जनों को 400 की जगह 1100 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगी, 1 जुलाई 2025 से। मनरेगा योजनाओं में अब ग्राम पंचायतें 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकेगी। साथ ही साथ मुखिया और सरपंचों को 7500 रुपये, जबकि वार्ड सदस्यों और पंचों को 1200 रुपये यहाँ पर मासिक मानदेय मिलेगा, तथा प्रतिनिधियों की सामान्य या फिर आकस्मिक मृत्यु पर यानी उनके निधन पर 5 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो इस 40 प्रस्तावों में जो मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा है वो आपके बीच हमने रखा है। ये सभी, मैं पुनः दोहरा दूं, ये सभी अपने आप में एक, जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये अपने आप में एक प्रश्न है। इसको ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। अच्छा, मैं नोटिस कर रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर वीडियो का जो लेंथ है वो छोटा कीजिए। मैं आज एकदम कोशिश करूंगा कि जो वीडियो का जो लेंथ है, क्लास का जो लेंथ है वो 30 मिनट तक रखें। देखते हैं कितना मतलब ये जाता है। ठीक है, मैं कोशिश तो जरूर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं जानबूझ के अगर ये करने लगा, मतलब यहाँ पर तब यही देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से चीज़ें हम विस्तृत तौर पर आपको देते हैं उस प्रकार से चीज़ें हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो मेरा प्रयास तो यही है कि सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लेक्चर में समेटें, सभी चीज़ों को आपको बताएं, ताकि भरपूर आपको हेल्प मिले, दूसरे सोर्स पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं हो। अन्यथा हम यहाँ पर चाहते तो इस प्रश्न का, जैसे मान लीजिए यही प्रश्न है, इसका आंसर बताते और ये सभी पॉइंट गलत है, इसको लेकर हम थोड़ा चर्चा करते थे, सीधे चल जाते दूसरे प्रश्न पे। लेकिन जब इतना हमने जानकारी आपको दिया है तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हेल्प करेगा, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। अच्छा, यहाँ पर चूंकि बिहार की बात हो रही है, एक्चुअली यहाँ पर इसमें हमने चर्चा किया था कि बिहार के सभी पंचायतों में, यहाँ पर एक जानकारी जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि अगर हम बात करें बिहार की प्रशासनिक संरचना के बारे में, नवीनतम जो डेटा के आधार पर, इसमें समझिएगा कि प्रमंडल यानी कि डिवीजन है 9, बिहार में 38 जिले हैं, और मंडल यानी कि सब डिवीजन है 101, प्रखंड है 534, और पंचायत की बात करें तो 8397, और साथ ग्राम की बात करें तो आपको ध्यान रखना, राजस्व ग्राम की जो संख्या 45,103 है। अच्छा, एक चीज समझिएगा, परमंडल जो बिहार में 9 है, इसको लेकर हमने एक ट्रिक भी आपको बताया था, पूसा को मुंभा दंपति, एक ट्रिक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, पूसा को मुंभा दंपति, पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मु से मुंगेर, भा से भागलपुर, दौ से दरभंगा, मौ से मगध, पौ से पटना, ती से तिरहुत। ये ट्रिक है और मतलब इसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर बिहार की बात हो रही है तो बिहार की स्थापना को लेकर यहाँ पर थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं कि बिहार की स्थापना से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरे भारतवर्ष में मतलब रिसेंटली जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कौन कौन से प्रश्न है, एक बार यहां पर इस पर नजर केंद्रित कीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। देखिए, बिहार की स्थापना 22 मार्च को हुई थी 1912 में। ये प्रश्न एक्चुअली पूछा गया है बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कब किया गया था, तो 22 मार्च 1912 को एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में। 1912 में बिहार किन क्षेत्रों से मिलकर बना था, तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये संयुक्त प्रांत था। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। बिहार का गठन किनके शासन काल में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। बिहार को अलग राज्य घोषित करने की घोषणा कब हुई थी, तो ये दिल्ली दरबार में, कहां हुई थी, एक्चुअली दिल्ली दरबार में हुई थी, और ये बिहार एसआई 2019 एग्जाम में पूछा गया है। अगला, 1912 में बिहार की राजधानी क्या थी, पटना थी। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2018 एग्जाम में पूछा गया है। बिहार का पहला गवर्नर कौन था, तो सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट, बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। बिहार से अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है। फिर अगला है, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो इसका भी आंसर होगा 15 नवंबर 2000, और ये एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया है। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न है, लेकिन पूछा तो जा रहा है ना। इसी प्रकार के पैटर्न पे बिहार के स्थापना से संबंधित प्रश्न बनते हैं। अच्छा, स्थापना की अगर बात हो रही है तो लगे हाथों ये भी रिकॉल कर लीजिए कि इस वर्ष 2025 में बिहार का 113वां दिवस मनाया गया है, यानी 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है, और 2025 में 113वें बिहार दिवस की थीम है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। इसको जरूर ध्यान रखिए, हमने कई बार आपको बताया है, ये तमाम पीडीएफ आप करंट अफेयर्स का जो कोर्स है या फिर बीपीएससी वाला जो कोर्स है एप्लीकेशन पे, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। 2 पीडीएफ आपको मिलता है, एक तो खास करके मंथली होता है और ये
डेली बेसिस वाला जो बोर्ड पे आता है, जो हूबहू आप यहाँ पर चीजों को देखते हैं, हूबहू ऐसा ही आपको मिलता है। ठीक है, इसके माध्यम से तैयारी आपकी बेहतर होगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कच्ची दरगाह विदुपुर पुल से संबंधित यहाँ पर सत्य है? ये बहुत ज्यादा खबरों में है, मैं इसको आपके सामने लिख रहा हूं, ये VVI है, इसको नोट कीजिए, ये VVI प्रश्न है। ऐसे तो इस सीरीज में हम कोशिश करते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही संग्रह आपके बीच हम लेकर आए। अब यहां पर ये उसमें भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें नजर आता है। पहले इसका आंसर हम देखते हैं, राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यह पुल जो है पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ता है। ये बिल्कुल यहाँ पर सत्य है, और यह भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज है, ये भी यहाँ पर सत्य है। और इसका आंशिक उद्घाटन 23 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था, ये भी यहाँ पर सत्य है। तो फाइनल आंसर होगा विकल्प नंबर डी। अच्छा, एक चीज यहां पर आप लोग सुधार आज कर लीजिएगा, कल वाले क्लास में जब ये प्रश्न को लेकर एक्चुअली हमने थोड़ी जानकारी वहां पर दिया था उद्घाटन को लेकर कि नरेंद्र मोदी ने कौन सी पहल बिहार में किया है, वहां पर थोड़ा सा एक विकल्प में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। हालांकि पीडीएफ में वो चीजें हम आपको सुधार के दे चुके हैं, और उसका टेस्ट भी जो डाला वो हमने सुधार के आपको दिया है। इसमें ध्यान आपको रखना है कि जो इसका उद्घाटन है, आंशिक उद्घाटन 23 जून को नीतीश कुमार द्वारा किया गया, वहां पर गलती से हमने नरेंद्र मोदी आपको बताया था कल वाले क्लास में, उसको सुधार कर लीजिएगा। आइए इन सभी को हम यहां पर डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बिहार सरकार द्वारा गंगा नदी पर यह पूछा जा सकता है कि भारत का जो सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज जो केबल आधारित पुल है वो कहां पर है, किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर। यह आपको ध्यान रखना है। पटना कच्ची दरगाह, मतलब पटना में एक जगह कच्ची दरगाह और वैशाली विदुपुर के बीच निर्माण हो रहा है। अच्छा, यहां पर एक शब्द आप लोग ऐड कर लीजिएगा, के बीच, यहां पर एक शब्द छूट गया, के बीच निर्माण हो रहा है ये ब्रिज भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल सेटेड पुल है। ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। इस पुल का जो 90% हिस्सा है ये केबल ब्रिज तकनीक पर आधारित है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा डोज केबल सेट ब्रिज कहा जाता है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। पुल की जो लंबाई है, दरअसल अगर सिर्फ पुल की बात करें तो 9.76 किलोमीटर है। हालांकि अगर अप्रोच सहित बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है, जो खास करके फाइनल लंबाई की बात करें तो 22.76 किलोमीटर ये कहा जा रहा है। इसको ध्यान रखिए। अभी हाल ही में चूंकि ये खबरों में इसलिए है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 23 जून 2025 को नीतीश कुमार द्वारा इसके पहले चरण का उद्घाटन हुआ है। दरअसल पहला चरण जो है ये पटना में कच्ची दरगाह से लेकर राघोपुर दियारा तक ये फैला हुआ है, जिसकी लंबाई जो है तकरीबन 4.5 किलोमीटर के आसपास है, 4.57। ये अभी खास करके आम जनता के लिए खोला गया है, जिस वजह से ये अभी खबरों में है, ये ध्यान रखिए। अब इस पुल का शिलान्यास कब हुआ था, कब इसकी नींव रखी गई थी, वो भी आपको ध्यान रखना। महागठबंधन की सरकार में, उसमें हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार ने 2016 में 31 जनवरी को इस पुल की नींव रखी थी, इस ब्रिज की नींव रखी थी, और ये भारत का पहला, ये खास करके यहां पर हमने लिखा भी है। अच्छा, आगे यहां पर इसकी चर्चा हमने किया है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज जो है, इसका नाम क्या है, कच्ची दरगाह विदुपुर पुल। आंशिक उद्घाटन 23 जून 2025 को नीतीश कुमार द्वारा। अब यहां पर वो चीजें आपके बीच हमने रखा है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। गंगा नदी पर यह बना है, ये सभी बातें रिकॉल कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तस्वीर के माध्यम से आप यहां पर इसको देख सकते हैं, तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। हालांकि यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जो पटना से खास करके कच्ची दरगाह से जो शुरू होता है विदुपुर, खास करके यहां पर वैशाली में एक जगह है। ऐसे में एक चीज समझिएगा, यहां पर आंशिक उद्घाटन जो पटना से राघोपुर के बीच किया गया है, ये कहा जा रहा है पहली बार ये सड़क मार्ग से जुड़ा है राघोपुर। यहां पर हमने लिखा भी है, ये चीजें खबरों में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है क्रिस्टी कवेंटी। ये विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जिम्बाब्वे की रहने वाली है, दक्षिण अफ्रीकी देश है जिम्बाब्वे, यहाँ की ये रहने वाली है। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। आइए इसको लेकर चीजों को देखते हैं, चूंकि ये है इंपॉर्टेंट। देखिए, क्रिस्टी कवेंटी 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की नई व 10वीं अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है या फिर पदभार ग्रहण की है। और ये आपको ध्यान रखना, आईओसी के इतिहास में ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, साथ ही वह पहली अफ्रीकी भी है जो यहाँ पर इस पद पर पहुंची है।
तो ऐसे में ये पॉइंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उन्होंने 2 कार्यकाल के लिए अध्यक्ष रहे थॉमस बाक, जो कि जर्मनी का है, मतलब ये इस पद पर थे, इनका स्थान इन्होंने लिया है। मतलब वो जिम्बाब्वे की रहने वाली है और देश की सबसे सफल ओलंपिक एथलीट भी मानी जाती है, इनके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। और उन्होंने तैराकी में कुल 7 ओलंपिक पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। अच्छा, 2013 से वे आईओसी से जुड़ी थी और बाद में एथलेटिक्स कमीशन की प्रमुख भी बनी थी। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिम्बाब्वे की खेल मंत्री भी वह रह चुकी है। अब यहां पर एक चीज ये ध्यान आपको रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है ये 23 जून 1894 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है, तो लाजेन स्विट्जरलैंड में है। हालांकि इन सब पॉइंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, इसको जरूर पढ़िएगा, जरूर दिमाग में रखिएगा। ये चलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, चौथा प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे में इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। अगर इसमें देखें तो भारत को जो स्थान मिला है ये 115वां स्थान है। विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कंप्लीट जानकारी यहां पर दी गई है। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि जीपीआई को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है या फिर प्रकाशित करता है। अब यहां पर ध्यान रखिए, 163 देशों की सूची में भारत का स्कोर जो है ये 2.229 है, यानी कि इतने स्कोर के साथ भारत 115वें स्थान पर है। हालांकि 2024 में भारत 116वें स्थान पर था। यहां पर एक स्थान का हमें सुधार देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें, यहां पर जो 163 देशों की हमने चर्चा किया है, ये सूचकांक में यहां पर एक पॉइंट हमें यह भी देखने को मिला है कि 163 देश जो है इसमें ये दुनिया की लगभग 97.7% जनसंख्या को कवर करता है। अब यहां पर इस सूचकांक का उद्देश्य, जो विभिन्न देश हैं जो इसमें शामिल हैं, 163 देशों को शामिल किया गया है, तो उनकी आंतरिक और बाह्य शक्ति के आधार पर क्रमबद्ध करना उन्हें है। और यह रिपोर्ट जो है ये 23 संकेतकों पर आधारित है, यानी कि जो इसका पैमाना है ये 23 पर आधारित है, मतलब 23 प्रकार के हैं और ये 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। और इन कैटेगरी की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा व सुरक्षा स्तर यानी कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और चल रहे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, साथ ही साथ सैन्यीकरण का स्तर। और ये मतलब 3 कैटेगरी में आपको ध्यान रखना, ये बटे हुए हैं 23 संकेतक, जिसके आधार पर ये सूचकांक जारी होता है। अब इस सूचकांक में भारत की स्थिति को आपने देखा कि भारत जो है 115वें स्थान पर है इस वर्ष 2025 में। ठीक है, अब समझिएगा इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन है, तो आइसलैंड शीर्ष पर है। ऐसे में यहां पर एक चीज निकल कर आता है, यह लगातार 17वीं बार है जब आइसलैंड इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। हालांकि उसके बाद अगर हम अन्य देशों की बात करें तो उसके बाद शीर्ष देशों में दूसरे स्थान पर आयरलैंड रहा है और फिर उसके बाद रहा है न्यूजीलैंड। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पर आइसलैंड, आयरलैंड दूसरे स्थान पर, फिर न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर। अब वहीं पर भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में अगर हम चीजों को देखें तो श्रीलंका 97वें स्थान पर है, चाइना 98वें पर, पाकिस्तान 144वें और अफगानिस्तान की बात करें तो 123वें स्थान पर है, बांग्लादेश 124वें। एक सेकंड यहां पर सुधार कर लीजिएगा, अफगानिस्तान जो है ये गलत लिखा गया। ये अफगानिस्तान का मतलब जो बारे में लिखा गया है ये गलत है। अफगानिस्तान का जो इसमें स्थान 123वां नहीं है बल्कि यहाँ पर 158वां स्थान पर है। ठीक है, मिस पॉइंट हुआ, मतलब मिस टाइपिंग हुआ है, मैं इसको देख लूंगा, पीडीएफ में मैं आपको सुधार करके जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो इस सूची में 158वें स्थान पर कौन है, तो अफगानिस्तान है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, सूची में सबसे अंतिम जो 3 देश हैं, यानी कि जो सबसे कम शांतिपूर्ण है, जो इस रिपोर्ट मतलब कहा गया है इस रिपोर्ट में, तो इसमें अगर हम देखें तो सूडान 161वें स्थान पर है, यूक्रेन 162वें स्थान पर है। हालांकि यहां पर सबसे अंतिम स्थान पर है रसिया, जो कि 163वें स्थान पर है और ये सबसे अंतिम पायदान है जो यहां पर एक्चुअली लिखा गया है 163 देश की सूची में। तो आई होप कि इस सूचकांक को लेकर हमने कंप्लीट जानकारी आपको दिया है। मेरे ख्याल से यही सारे पॉइंट से कोई प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। अच्छा, यहां पर इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ये क्लियर दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये जो डार्क एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला जो ब्लैक हल्का हल्का आपको दिख रहा है, ये सबसे शांति वाला देश है। ठीक है, मतलब इस सूचकांक में शीर्ष पर है। और लेकिन जो ये रेड आपको दिख रहा है, जहां जहां भी आपको रेड दिख रहा है, ये अशांत है, मतलब यहां पर शांति बहुत कम है।
ठीक है, ये चीज आपको लोग ध्यान रखिए। और इसी क्षेत्र में रशिया भी आता है, जो कि क्षेत्रफल इसका बहुत बड़ा है, आप वहां पर देख भी सकते हैं। तो रेड वाला वही इंगित यहां पर कर रहा है। चलिए आते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है यह गुजरात के कच्छ में अभी हाल ही में शुरू हुआ है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में 23 जून 2025 को गुजरात के कच्छ में अडानी समूह द्वारा या फिर इसकी सहायक कंपनी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 5 मेगावाट क्षमता वाले भारत के पहले ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट का उद्घाटन किया है। एक चीज समझिएगा, एक्चुअली ये तो ध्यान आपको रखना ही रखना है किसके द्वारा ये उद्घाटन हुआ और कहां पर ये इसका उद्घाटन हुआ है। एक शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है, ऑफ ग्रिड। अगर हम इसके अर्थ की बात करें, आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा ये आखिर होता क्या है। दरअसल ये संयंत्र जो है ये सीधे ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, बल्कि इस प्रकार के संयंत्र की बात करें तो अपनी बिजली जरूरतों को पूरी तरह खुद ही उत्पन्न करते हैं। जैसे इसके लिए वे सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी और साथ ही साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उपयोग करता है। आप आसान भाषा में इसे समझ सकते हैं, जो खास करके इन्वर्टर जो बैटरी मतलब जो ऊर्जा को स्टोर करके रखती है, तो ये इस पर आधारित होता है और यह भारत के ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यह संयंत्र भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य जो भारत सरकार का 2070 है, इस मार्ग की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है या फिर मजबूत कदम बना सकता है। ये चीजें यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन एक टर्म यहां पर इस्तेमाल हुआ है, ये ऊर्जा का सबसे स्वच्छ माध्यम माना जाता है। इसको लेकर पहले भी हमने कई बार चर्चा किया है, यहां पर कुछ चीजें और हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल ग्रीन हाइड्रोजन वह स्वच्छ ईंधन है जो नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों, इसमें नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि होते हैं। इससे आपको ध्यान रखना, प्राप्त बिजली द्वारा पानी के विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से यह तैयार किया जाता है और यह शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला ईंधन होता है और पर्यावरण के लिए पूर्णतः अनुकूल भी माना जाता है। तो वही मैंने आपको जानकारी अभी थोड़ी देर पहले दे रहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है ऊर्जा का सबसे स्वच्छ माध्यम है। इसके जरिए खास करके यहां पर आपको ध्यान रखना, कार्बन उत्सर्जन शून्य के बराबर होता है। अच्छा, यहां पर एक चीज हमने चर्चा किया कि नेट जीरो उत्सर्जन जो लक्ष्य है भारत सरकार का वो 2070 है, ठीक है। हालांकि भारत सरकार के विभिन्न जो राष्ट्रीय लक्ष्य है उसको लेकर भी कई बार हम चर्चा किए हैं। यहां पर कंप्लीट जानकारी है, यहां पर देख सकते हैं नेट जीरो का 2070 है। इसी प्रकार से और भी है, जैसे कि बेरोजगारी दर को लेकर, डिजिटल साक्षरता को लेकर, साथ ही साथ आपको यहां पर आपको दिखेगा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर और 50% से अधिक महिला श्रम भागीदारी का लक्ष्य, साथ साथ 30% निजी वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य और जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य और 50 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य। ये सभी राष्ट्रीय लक्ष्य है भारत सरकार का, इसे विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर अगले प्रश्न पे चलें, उससे पहले यह ध्यान रखिएगा जो लोग बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है कि अगला जो प्रैक्टिस सेट है 71वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर, प्रैक्टिस सेट नंबर 13, ये आपको 29 जून 2025 को निर्धारित जो समय है 9 बजे शाम में ये आपको मिलेगा। अच्छा, मैं पुनः दोहरा दूं, प्रत्येक सप्ताह में 2 टेस्ट होता है। टेस्ट का शेड्यूल अगर आपको देखना है तो एप्लीकेशन पे जो टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है आप इस खंड में आके देख सकते हैं। जो लोग भी इसे ज्वाइन किए हुए हैं निर्धारित समय पर इसमें भाग लीजिएगा। जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं आप इस कोर्स को जरूर ले लीजिएगा बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से। यहां पर इस कोर्स के माध्यम से आपकी बीपीएससी प्रीलिम्स की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। अलग किसी भी सोर्स पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसमें टेस्ट सीरीज के अतिरिक्त जो मटेरियल आपको मिलेंगे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, सब्जेक्ट वाइज नोट्स होंगे और इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज होगा। कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पर आपकी कराई जाएगी। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर आदि सभी चीजें यहां पर आपको मिलने वाली है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस कूपन कोड के साथ। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, कोई जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। अगला छठा प्रश्न है कि ईरान ने ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत कतर में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस एयरबेस पर हाल ही में हमला किया था। यहां पर एयरबेस का नाम इंपॉर्टेंट है, अल उदीद एयरबेस। साथ ही साथ एयरबेस के नाम के अतिरिक्त यहां पर एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑपरेशन बसायर अल फतह ये किसने संचालित किया, तो ईरान ने। किसके खिलाफ, तो अमेरिका के खिलाफ।
अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि कहां पर यह हमला किया गया, तो कतर में जो खास करके अमेरिकी एयरबेस है वहां पर। आइए इसको लेकर डिटेल में चीजों को हम समझते हैं कि ईरान ने ऑपरेशन बसायर अल फतह नामक अभियान के तहत कतर स्थित अल उदीद अमेरिकी एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया। दरअसल अल उदीद एयरबेस दोहा के कतर की जो राजधानी यहाँ के दक्षिण पश्चिम में स्थित, जो कि पूर्व मध्य में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का एक सबसे बड़ा केंद्र है, और यहां पर मिसाइल से हमला किया गया था। और दरअसल अमेरिका ने हाल ही में ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किए थे। उद्देश्य यह था कि ईरान का जो परमाणु जो स्थल है उसे नष्ट करना। और इस प्रक्रिया में अभी हाल ही में ईरान ने, मतलब इसी के प्रतिक्रिया में ईरान ने अभी हाल ही में जो ये ऑपरेशन के तहत ये अमेरिकी एयरबेस को कतर में खास करके मतलब इस पर हमला किया है। तो ये इसी का एक प्रकार से कह सकते हैं प्रतिक्रिया था, ये चीज ध्यान रखिए। अब एक जानकारी और, हालांकि ये चीजें खबरों में है लेकिन अभी रिसेंटली हमने कुछ और ऑपरेशन को लेकर जानकारी दिया। दरअसल ईरान और इजराइल के जो बीच युद्ध चल रही है, मतलब चल रही थी एक्चुअली में, यहां पर समझिएगा कि इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे, जिसे उसे नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। अच्छा, इस खास करके जो दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है, इसका रीजन क्या है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, यहां पर उसके बारे में हमने लिखा। हालांकि उससे पहले यहां पर इस वाले पॉइंट को हम देख लेते हैं। जो ऑपरेशन राइजिंग लायन जो कहा था, ये इजराइल ने कहा था, जो ईरान के खिलाफ उसका हवाई हमला था। लेकिन इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। एक चीज ये समझिएगा, दोनों की तरफ से, दोनों दृष्टिकोण से, मतलब जो ऑपरेशन का नाम है ये ध्यान रखिए। दरअसल इसके मुख्य कारणों की बात करें, हालांकि 3-4 कारण है, लेकिन जो मुख्य कारण है यहां पर ध्यान आपको देना है कि इसके मुख्य कारणों में ईरान द्वारा आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह और हमास को दी जा रही ये सैन्य सहायता है। दरअसल इजराइल मतलब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, साथ ही साथ जो आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह और हमास को जो खास करके सैन्य सहायता दी जा रही है, इसका भी ये विरोध करता है। अच्छा, ये चीजें यहां पर मैं अपनी ओर से नहीं लिखा हूं, कोई भी गलत कमेंट नहीं करेंगे कि आतंकवादी संगठन के बारे में ऐसा आप बोल रहे हैं, बल्कि ये इजराइल का कहना है। जो कारण हमें नजर आता है, जो कहा गया है, उस आधार पे हमने यहां पर ये चीजें लिखा है। ठीक है, गलत कमेंट बिल्कुल आप लोग नहीं करेंगे। जो मुझे समझ में आया, जो यहां पर खबरों में है, वो चीजें हमने आपको बताया है। हालांकि कई लोग, मतलब जो यहां पर पॉइंट हमने लिखा है, कई लोग इसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यही आपको ध्यान रखना है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, चलिए आते हैं अगले यहां पर 7वें नंबर प्रश्न पे। देखिए, भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 16 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नाव्या योजना शुरू की गई है? देखिए, इसका राइट आंसर जो है ये उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। विकल्प नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 विजन के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करने के उद्देश्य से नाव्या नामक योजना की शुरुआत की है। कहां पर की है? उत्तर प्रदेश में। एक चीज समझिएगा, यहां पर जो खास करके शब्द का प्रयोग किया गया है महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करने के उद्देश्य से, आप आसान शब्दों में यह बोल सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ये पहल है जो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में शुरू हुई है। अभी एक चीज ये ध्यान रखिएगा, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ, यहां पर हमने इस वाले पॉइंट में लिखा है। ये जो योजना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और शासक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त पहल है, और ये पायलट परियोजना के रूप में इसका शुभारंभ 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में किया गया है। अच्छा, यहाँ पर इस योजना को लेकर खास करके जो इसका फुल फॉर्म है ये जरूर आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। इस योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो 16 से 18 वर्ष की किशोरियों और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देना, विशेष रूप से डिजिटल शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और संचार कौशल में निपुण बनना तथा उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना, ताकि वे भविष्य में रोजगार उद्यमिता के क्षेत्र में सफल हो सके। ये कुछ इसके विशेष उद्देश्य हैं जिसको लेकर ये अभी हाल ही में पायलट परियोजना के रूप में शुरू हुआ है। देखिए, नाव्या योजना जो विकसित भारत 2047 विजन का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो एक्चुअली यहाँ पर हमने आगे भी पहले भी लिखा था, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। और इस विजन में युवा, गरीब, महिलाएं और किसान, ये 4 स्तंभ है जिन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट हमने लिखा उसी के बारे में विस्तार से हमने लिखा कि नाव्या योजना 2047 जो विकसित भारत विजन भारत सरकार का लक्ष्य है, इसके अनुरूप ये खास करके संचालित हो रहा है, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब यहाँ पर आगे एक और पॉइंट हमने जोड़ा है कि सरकार ने इस विजन में जो 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य है, इसमें आपको ध्यान रखना है युवा, गरीब, महिला और किसान, ये 4 स्तंभ है जिस पर ध्यान देने की बात कही है विशेष रूप से। तो
तो ये चीजें यहाँ पर आई होप क्लियर है। आते हैं अगले प्रश्न पे। दिलीप दोषी जो कि राजकोट गुजरात से संबंधित रखते थे, मतलब यहाँ के रहने वाले थे। ये पूछा गया कि दिलीप दोषी कौन थे जिनका हाल ही में 23 जून 2025 को 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे एक महान क्रिकेटर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मुझे लगता है कि बस इतना यहाँ पर सफिशिएंट है। गुजरात राजकोट के रहने वाले थे और वे एक क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। यहाँ पर केवल एक कथन है, इसको पूरा हमें पढ़ना, उसके बाद हम सही विकल्प का चुनाव करेंगे। देखिए विकल्प या फिर कथन जो एक्चुअली है, ये सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी इंडेक्स सूचकांक 2025 में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ, जो अब तक की भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। और यह पहली बार है जब भारत वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 100 देशों की सूची में शामिल हुआ, यानी कि टॉप 100 में पहली बार भारत आया है एसडीजी इंडेक्स। और ये कौन सा संस्करण है? 2025 वाला। इसमें देखिए ये जो कथन लिखा गया है पूरा का पूरा यहाँ पर सही है। ऐसे में राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि कथन जो है ये बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। आइए इसको लेकर हम चीजों को विस्तार में समझते हैं। देखिए सतत विकास लक्ष्य ये आखिर होता क्या है, कई लोगों को अभी भी ये मालूम नहीं होगा। इस पर अभी हम चर्चा करेंगे, इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे ये क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई। देखिए एसडीजी इंडेक्स या फिर इस सूचकांक को यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि एसडीएसएन द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में 24 जून 2025 को प्रकाशित इस सूचकांक में 193 देशों को शामिल किया गया था। आपको ध्यान रखना 2025 में भारत का स्कोर रहा 67 100 में से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 67 रहा कितना में से? तो 100 में से, और ये 99वां स्थान प्राप्त किया है। आपको ध्यान रखना कहां पर भारत की स्थिति को ये इंगित करता है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि भारत जो है ये 99वें स्थान पर है, ठीक है। कितने देशों में? तो 193 देशों में। अब ये पहली बार है जब भारत ग्लोबल एसडीजी रैंकिंग में शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ। एक्चुअली इसी की चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। तो भारत का स्कोर जो रहा इतना रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कहीं ना कहीं ये बेहतर है। एक चीज समझिएगा, और यहाँ पर भारत ने विशेष रूप से स्वास्थ्य, स्वच्छता, नवीनीकरण ऊर्जा और लिंग समानता जैसे क्षेत्रों में सुधार दर्ज किया। इसी का परिणाम है कि भारत ये अब तक की ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग इसमें प्राप्त की है। अच्छा, फिनलैंड इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि पाकिस्तान 140 में, बांग्लादेश 114वें स्थान पर है। और इस सूचकांक में दक्षिण सूडान को समग्र रूप से सबसे निचली रैंकिंग यानी कि अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। बात हम कर रहे हैं यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य की यानी कि एसडीजी इंडेक्स की। आइए अब यहाँ पर हम समझते हैं कि एसडीजी इंडेक्स ये है क्या, किस उद्देश्य से ये शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था। यहां पर वो चीजें हमने लिखा सतत विकास लक्ष्य को लेकर। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में निर्धारित 17 लक्ष्य हैं। एक प्रकार का, खास करके 17 लक्ष्य का मतलब एक प्रकार का बोल सकते हैं, इसे नाम दिया गया है एसडीजी। तो यहां पर समझिएगा 17 लक्ष्य जो इसमें शामिल है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो 2030 तक गरीबी को समाप्त करना और ग्रह की रक्षा करना, साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद लें। पूरी दुनिया को लेकर यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये चीजें यहां पर समझिएगा। आई होप कि ये क्लियर हो चुका है कि सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी इंडेक्स आखिर है क्या। अगले प्रश्न पे आते हैं, लेकिन उससे पहले कल वाले क्लास में हमने आप सभी से ये रिक्वेस्ट किया था कि जो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन जो हमारा प्ले स्टोर पर है, हम लोग एक सप्ताह पहले ही 50,000 स्टूडेंट का आंकड़ा को पार कर चुके थे, लेकिन बावजूद इसके प्ले स्टोर पर अभी तो एक्चुअली 56,000 हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके हमें यहाँ पर 10 के डाउनलोड ही दिख रहा है। तो आप लोगों से हमने अपील किया था, एक खास करके एक प्रकार से रिक्वेस्ट किया था कि इस सीरीज से आपको जरा भी अगर हेल्प हो रही है, मतलब ये जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लगे कि ये आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे या फिर वहां पर जो नीचे जो सेक्शन होगा रेट करने का, तो 5 स्टार हमें रेट कीजिएगा। और हमारे प्रति जो भी चीजें आपको यहाँ पर इस सीरीज को लेकर जो भी मतलब बोलना है, जो भी चीजें अच्छा लगता है, आप वहां पर कोई राय देना चाहते हैं, कुछ अच्छी बातें वहां पर लिखना चाहते हैं, तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये आपसे विशेष रूप से रिक्वेस्ट है, मैंने पहले कभी भी आपसे इस प्रकार का रिक्वेस्ट नहीं किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जरूर रेटिंग दीजिएगा। आपको जैसा भी लगे आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं यहाँ पर। अच्छा, कल कुछ लोगों ने किया था, आई थिंक 10-15 लोगों ने किया था।
आप यहाँ पर जरूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ किया गया है? तो चाइना में एक जगह किंगदाओ, यहीं पर अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। आपको बता दो कि ये खास करके एससीओ एक आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा सहयोग संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में संघाई, चीन में या फिर चाइना में हुई थी। हाल ही में 25 और 26 जून यानी कि 2 दिवसीय ये आयोजन था। ये किंगदाओ चीन में रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। ये आपको ध्यान रखना, जो खास करके एससीओ शिखर सम्मेलन यहाँ पर बात हो रही है, ये शिखर सम्मेलन एक्चुअली नहीं है, बात यहाँ पर है रक्षा मंत्रियों की एक विशेष बैठक यहाँ पर आयोजित हुई। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसे एससीओ का शिखर सम्मेलन भूल के मत बोल दीजिएगा। ये रक्षा मंत्रियों की बैठक है जो भी हाल ही में यहाँ पर आयोजित हुई, और ये भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है ये भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। अब इस बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, साथ साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों और एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच सहयोग सहित कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुआ है। लेकिन एक पॉइंट यहां पर विशेष रूप से यहां पर हमने आपके बीच रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक ही मंच पर भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नजर आए हैं। जो भारत का पाकिस्तान के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई थी, जो ऑपरेशन सिंदूर, हालांकि इसको लेकर चर्चा हमने किया है। इसके बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्री यहां पर नजर आए हैं। 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था भारत, ये ध्यान रखिए, भारत जो है 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना और वर्ष 2023 में इसकी अध्यक्षता संभाली थी। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ में वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं, और ये देश हैं चाइना, भारत, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। बेलारूस अभी हाल ही में 2025 में शामिल हुआ। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि बेलारूस इसमें 2025 में शामिल हुआ है। इससे पहले 2023 में ईरान शामिल हुआ था, 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुआ था। इसके अतिरिक्त जो यहां पर हमने लिखा है, इसके अतिरिक्त बाकी इसके जो रिमेनिंग जो देश बचे हैं 10 में से, ये सभी इसके संस्थापक देश हैं। ये चीजें यहां पर आई होप क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले 11 नंबर प्रश्न पे। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किस लेखक को सम्मानित करने की घोषणा हुई है? कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था। आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए, हिंदी भाषा के लिए, कौन सी भाषा के लिए? तो हिंदी के लिए। और कौन सी कैटेगरी है? तो बाल साहित्य पुरस्कार 2025। ऐसे में राइट आंसर होगा सुशील शुक्ल, विकल्प नंबर बी। आइए इसको हम यहाँ पर जो चार्ट हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, जब इसकी चर्चा हम कर रहे थे 2-3 दिन पहले, वहां पर ये हमने जानकारी आपको दिया था। हाँ, ये रहा बाल साहित्य पुरस्कार विजेता। खास करके इसको लेकर डिटेल में चीजें तो हमने आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट है। यहां पर ध्यान रखिएगा, हिंदी के लिए सुशील शुक्ल, जो कि 1/12 जो कहानी संग्रह उनके, उसके लिए। लेकिन उसके बाद यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना है, युवा पुरस्कार को लेकर जानकारी हमने आपको दिया था। बिहार को लेकर जो जानकारी है, खास करके साहित्य अकादमी पुरस्कार में इस वर्ष बिहार का 3 नाम हमें देखने को मिलता है, नेहा मनी झा और धीरज कुमार पांडे। इन दोनों को साहित्य को लेकर, मतलब युवा साहित्य पुरस्कार, और इनको बाल साहित्य पुरस्कार मुन्नी कामत को। तो इतनी बातें ध्यान रखने योग्य है। आते हैं अगले 12वें नंबर प्रश्न पे। सेना देश, एक्चुअली यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, सेना देश, अभी ये शब्द बहुत ज्यादा खबरों में है क्योंकि यहाँ पर, अच्छा पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। सेना देश में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? दरअसल सेना देश में एस मतलब साउथ अफ्रीका, ई मतलब इंग्लैंड, एन मतलब न्यूजीलैंड और ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये आप आई होप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह, जो भारत के हैं। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, चलते हैं आज के इस क्लास के प्रश्न की ओर। ये आज के इस क्लास का प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अच्छा, जो जानकारी हमने आपको दिया था इस कोर्स को लेकर, करंट अफेयर्स के एक स्पेशल कोर्स है, इसमें शानदार ऑफर अभी आप सभी के लिए है। आप लोग आज इसका लाभ जरूर उठा लीजिएगा। ये ऑफर आज और कल आप सभी के लिए उपलब्ध है। इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा, 30% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, महज 250 में आसपास, मतलब 255 या 50 होगा। इसमें आप ये तमाम मटेरियल प्राप्त कर पाएंगे और विशेष रूप से जो पिछला आपका छूटा हुआ 2024 का, वो आपको निःशुल्क मिल जाएगा। आज अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अगले 1 साल तक आपको मिलता रहेगा। और रही बात यहाँ पर टेस्ट सीरीज की, तो यही वाला वो कोर्स है। ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है एप्लीकेशन पे, जो लोग नहीं किया, अच्छा जो ज्वाइन कर चुके हैं, अगला टेस्ट आपको मिलेगा 13 जो है ये 29 जून को निर्धारित 9 बजे शाम में। और मैं पुनः दोहरा दूं कि यहाँ पर प्रत्येक सप्ताह 2 टेस्ट होता है, ठीक है। जो आपका छूट चुका है, आप लोग समय निकाल के उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी का खुद से सही तरीके से मूल्यांकन कीजिए।
चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जाते जाते आप लोग प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन को जरूर रेट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।